आज से तकरीबन 1444 साल पहले जब साइंस या विज्ञान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था, उस वक्त एक छोटे से जीव मधुमक्खी के बारे में या उसके पेट के और शहद के बारे में कुरान के अंदर कुछ बातें लिखी मिलती है। अरबी भाषा में मधुमक्खी को नहल कहा जाता है। कुरान की सूरह अन-नहल की आयत नंबर 68 और 69 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ए रसूल यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे परवरदिगार ने यानी अल्लाह ने शहद की मक्खियों के दिल में ये बात डाली कि ए मक्खी तू पहाड़ों में घर यानी अपने छत्ते बना, पेड़ों में और लोगों की बनाई हुई छतों में भी, फिर हर तरह के फलों से उनका अर्क चूस कर फिर अपने परवरदिगार की राहों में ताबेदारी के साथ चली इन्हीं मक्खियों के पेटों के अंदर से पीने की एक ऐसी चीज़ निकलती है यानी कि शहद, जिसके अलग अलग रंग होते हैं। इसी शहद में लोगों के यानी हम इंसानों की बीमारियों के लिए शिफा यानी इलाज भी मौजूद है, और इसमें कोई शक नहीं कि गौर व फिक्र करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है। मतलब एक मक्खी का फलों और फूलों से रस चूसना और उस रस का मक्खी के पेट में शहद के रूप में डल जाना और उसी शहद को मक्खियों द्वारा अपने छत्ते में जमा करना और फिर यही शहद का इंसानों द्वारा अपने खाने पीने और इलाज में इस्तेमाल करना, ये वाकई समझदार इंसानों के लिए गौर से सोचने वाली बात है कि आखिर इस मक्खी को किसने ये बताया कि फलों से रस चूसना है और फिर पेट से निकलने वाले मादे को छत्तों में जमा करना है। आखिर किसके हुक्म पर अरबों की तादाद में ये मक्खियाँ सिर्फ 1 लीटर शहद जमा करने के लिए लाखों फसलों से रस या अर्क चूसती है। और एनाटॉमी साइंस ये क्यों कहता है कि अल्लाह की ये छोटी सी मखलूक यानी मधुमक्खी अगर दुनिया से लुप्त हो जाए तो इंसानी ज़िंदगी भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं ये सब कुछ। एनाटॉमी साइंस के ज़रिए आज हमें पता चला कि मधुमक्खी के 3 पेट होते हैं। मक्खी का फूलों से चूसा हुआ अर्क थोड़ी देर के लिए पहले पेट में दाखिल होता है, फिर पहले पेट का वाल्व खुलता है और वो अर्क दूसरे पेट में चला जाता है जो अर्क को शहद में बदल देता है। दूसरे पेट के आखिर में एक और वाल्व होता है जो शहद को मक्खी की ज़रूरत के बगैर इसके तीसरे पेट में नहीं जाने देता। मधुमक्खी के तीसरे पेट में उसकी आंतें मौजूद होती है। जब मधुमक्खी हवा में उड़ती है तो थकान के वक्त ज़रूरत के हिसाब से दूसरे पेट में मौजूद थोड़ा सा शहद खा लेती है, और फिर जब ये मधुमक्खी अपने छत्ते पर लौटती है तब दूसरे पेट में जमा किया हुआ शफाफ शहद अपने मुंह से निकालकर छत्ते के सुराखों में छोड़ देती है। मधुमक्खियों के एक छत्ते में रहने वाली कुल मधुमक्खियों की तादाद 20,000 से लेकर 80,000 तक होती है, जिसमें एक क्वीन बी यानी रानी मधुमक्खी, 100 से लेकर 1000 ड्रोन्स यानी नर मधुमक्खियाँ और बाकी की सभी वर्कर्स भी होती है यानी कामकाज संभालने वाली मधुमक्खियाँ। छत्ते में मौजूद रानी मधुमक्खी सबसे ताकतवर और साइज में बड़ी होती है, इसलिए ये इन सारी मधुमक्खियों पर राज करती है। छत्ते में ड्रोन्स यानी नर और रानी मधुमक्खी को छोड़कर बाकी सारी वर्कर्स मधुमक्खियाँ होती है जो रानी का ऑर्डर मानती है। लेकिन ये मधुमक्खियाँ पैदा कैसे होती है? इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और रानी मधुमक्खी का मिलन होता है जो कुछ मिनटों तक चलता है। जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ ही दिनों बाद रानी अंडे देने के लिए तैयार हो जाती है। जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन हाँ, ये रानी मधुमक्खी एक बार में 2000 से 3000 अंडे देती है, जिस अंडे का आकार चावल के दाने के बराबर होता है। मेटिंग के बाद रानी मधुमक्खी छत्ते के एक खंड में अंडे देना शुरू भी कर देती है, जिन अंडों की देखभाल वर्कर्स मधुमक्खियां करती है। इन अंडों की भी एक अजब कहानी होती है जिसे जानकर आपको हैरानी हो सकती है। दरअसल ये रानी मधुमक्खी 2 तरह के अंडे देती है, एक फर्टिलाइज और दूसरा अनफर्टिलाइज। फर्टिलाइज अंडों में से रानी मधुमक्खी और मादा वर्कर्स मधुमक्खियों का जन्म होता है। इस बड़ी वाली को रानी मधुमक्खी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस करने के लिए सक्षम होती है, यानी ये लगातार अंडे देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियां पैदा होती है। और अगर मादा वर्कर्स मधुमक्खियों की बात की जाए तो इनको वर्कर्स मधुमक्खी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें रिप्रोड्यूस करने की यानी अंडे देने की काबिलियत नहीं होती। खैर, अब दूसरे वाले अंडों से यानी अनफर्टिलाइज अंडों से नर मधुमक्खियां पैदा होती है जिन्हें ड्रोन्स भी कहा जाता है। फिर जैसे ही रानी मधुमक्खी के अंडे 3 दिनों के हो जाते हैं तब ये लार्वा में बदल जाते हैं,
लार्वा में ढलते ही छत्ते की वर्कर्स मधुमक्खियां इनको एक स्पेशल जेली खिलाना शुरू कर देती है, जिस जेली को खाते खाते ये लार्वा बड़े होते हैं और इनका विकास तेजी से होने लगता है। लार्वा को खिलाई जाने वाली ये स्पेशल जेली बिल्कुल उसी तरह तैयार की जाती है जिस तरह शहद को तैयार किया जाता है, बस इनमें कुछ फूलों के रस का ही फर्क होता है। तकरीबन 3 दिनों तक मधुमक्खियां इन लार्वा को ये जेली खिलाती रहती है। फिर इन मधुमक्खियों को ये भी पता चल जाता है कि इन लार्वा में से रानी मधुमक्खी, वर्कर्स मधुमक्खी और नर मधुमक्खी कौन कौन सी वाली बनेंगी। जैसे ही छत्ते की मधुमक्खियों को ये बात पता चलती है, उसके बाद ये सिर्फ रानी मधुमक्खी बनने वाले लार्वा को ही स्पेशल जेली खिलाती है ताकि उसका विकास तेजी से हो और वो जल्दी बड़ी हो जाए। बाकी बची मादा वर्कर्स और नर मधुमक्खियों को ये अपना शहद ही खिलाती है। ये ऐसा इसलिए करती है क्योंकि फितरती तौर पर इनके छत्ते पर सिर्फ रानी मधुमक्खी का ही राज होता है और वो ही आगे जाकर अंडे रिप्रोड्यूस करके अपने परिवार की तादाद को आगे बढ़ा सकती है। इसलिए तो रानी मधुमक्खी वाले लार्वा को खास तरह की जेली खिलाकर ताकतवर बनाई जाती है। अब जैसे ही इन लार्वा के 6 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद इन छत्तों के छोटे होल्स को यानी खंडों को मधुमक्खियों द्वारा मोम की परत से बंद कर दिया जाता है। फिर लार्वा अंदर से प्यूपा बनाना शुरू करते हैं और इन्हीं प्यूपा में से अब मधुमक्खी बनने लगती है। तकरीबन 16 दिनों बाद रानी मधुमक्खी मोम की परत को तोड़कर बाहर आती है। फिर 22 दिनों बाद वर्कर्स मधुमक्खियां परतें तोड़कर बाहर निकलने लगती है और 24 दिनों बाद नर मधुमक्खियां यानी ड्रोन्स का भी जन्म हो जाता है, जिसके बाद ये कुछ ही दिनों में मिलन या मेटिंग करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और फिर से किसी रानी मधुमक्खी से मिलन करके ये अपनी लाइफ साइकिल को शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्कर्स मधुमक्खी की जिंदगी 6 से 7 हफ्तों की होती है, जिसमें ये अंडों की देखभाल, छत्ते को बनाना, फूलों से अर्क चूसकर शहद बनाना और छत्ते की हिफाजत करने के कामों को अंजाम देती है। नर मधुमक्खी की बात की जाए तो उसकी जिंदगी लगभग 20 हफ्तों की होती है, जिसमें इसका सिर्फ एक ही खास काम होता है और वो काम है रानी मधुमक्खी से मेटिंग या मिलन करना। मिलन करने के बाद नर मधुमक्खी की मौत हो जाती है क्योंकि मिलन के दौरान ये नर अपना सारा स्पर्म रानी के शरीर में ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है और वो कमजोर होकर मर जाता है। इनमें जो रानी मधुमक्खी होती है उसकी जिंदगी 5 सालों की होती है, जिसमें ये अपनी पूरी जिंदगी छत्ते पर राज करती है और नर से मेटिंग करके अंडे देकर अपने परिवार की तादाद को बढ़ाती रहती है। इस तरह छत्ते में रहने वाली सारी मधुमक्खियां एक रानी मधुमक्खी की ही औलादे होती है। एक सवाल ये भी है कि एक छत्ते में तो सिर्फ एक ही रानी होती है, लेकिन जब वो अंडे देती है तो उसमें से कुछ और रानी मधुमक्खियां भी पैदा होती है, तो फिर उनका क्या होता है? तो दोस्तों, छत्तों में जैसे ही दूसरी रानियों का जन्म हो जाता है तो बड़ी होने के बाद वो रानियां एक एक करके छत्ते को छोड़कर चली जाती है। जाने वाली इन रानी मधुमक्खियों के साथ कुछ वर्कर्स और कुछ नर मधुमक्खियां भी छत्ते को छोड़कर चली जाती है और दूसरे इलाके में अपना एक अलग राज्य यानी अलग छत्ता बनाती है, फिर अपना परिवार आगे बढ़ाती है। कुछ और बातें जो जानने लायक है। पूरी दुनिया में सिर्फ मधुमक्खियां ही ऐसी मक्खियां हैं जो डंक मारने के बाद मर जाती है। डंक मारने वाली मधुमक्खियां मादा मधुमक्खियां होती है और तभी डंक मारती है जब उन्हें खतरा महसूस होता है। अब मधुमक्खी का जो डंक होता है वो 2 कांटेदार लेसन से बना हुआ होता है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो वो अपने डंक को वापस नहीं निकाल पाती क्योंकि डंक चमड़ी के अंदर फंस जाता है और जब डंक निकालने के लिए मधुमक्खी ज्यादा जोर लगाती है तो जोर लगाने की वजह से उसके डंक के साथ उससे जुड़ा हुआ पाचन तंत्र, मांसपेशियां और तंत्रिकाएं भी बाहर निकल आती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। एक और बात यह कि अगर मधुमक्खी आपको घर में या उसके छत्ते से दूर कहीं डंक मारती है तब तो ठीक है, ऐसे में बस आपकी सूज जाएगी और थोड़ा दर्द होगा। लेकिन अगर कोई मधुमक्खी आपको अपने छत्ते से बहुत करीबी इलाके में डंक मार दे तो वहां से फौरन भाग जाइए, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि मधुमक्खी जब डंक मारती है तो अपने डंक के पास एक ग्रंथि से अलार्म फेरोमोन का मिश्रण छोड़ती है, जिसकी वजह से दूसरी मधुमक्खियां भी डंक खाने वाले शिकार पर टूट पड़ती है। मधुमक्खियां एनिमल किंगडम के लाइफ साइकिल में एक अहम भूमिका निभाती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी से मधुमक्खियां विलुप्त हो गई तो हम इंसानों के खत्म होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी,
ऐसा इसलिए है क्योंकि फसलों में होने वाली 80% पोलिनेशन मधुमक्खियों द्वारा ही की जाती है, जिसकी वजह से अगर मधुमक्खियां खत्म हो गई तो पृथ्वी पर दुकाल की या कहत साली की संभावना बढ़ जाएगी और इंसानी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए। मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में।